हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीओए की सीरीज़। तो हम लोग का 2022 का पीओए की चल रहा था एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 1 to 40 एंड हम लोग आज 41 से प्रोसीड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर द एमिशन रिडक्शन प्लेसेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज। देखो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर क्या एक्चुअली देखते हैं। देखो ये पता है आपको, गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस रखा था ना पेरिस एग्रीमेंट में 2015 में, और हम गवर्नमेंट ने टारगेट लिया था कि 1.5 डिग्री से लेके 2 डिग्री सेल्सियस तक वो जो है ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो इस पे सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका काम है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर का काम है इसको मॉनिटर करना। और इसको बनाने वाली 2 कंपनी थी, मतलब 2 रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थी। वो थी, एक तो आपको क्लाइमेट एनालिटिक्स है, दूसरा है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है। ये दोनों मिल करके इसको बनाई है। और इसका काम क्या है कि पेरिस जो डील हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, उसमें उसको गवर्नमेंट को मॉनिटर करना। तो क्या है देखते हैं दोस्तों। डाटाबेस क्रिएटेड बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये पहला ही ऑप्शन आ रहा है। ये एक डाटाबेस है जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कोलिशन पे बना है, तो यही आपको होगा। विंग्स ऑफ आईपीसीसी ये नहीं होगा। कमिटी अंडर यूएनएफसीसी जी ये भी नहीं होगा। और एजेंसी प्रोमोटेड बाय यूएनईपी एंड वर्ल्ड बैंक, नहीं ये भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखना क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर क्या है। अगर आपको नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन ना, तो प्लीज़ यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, बट फिर भी अब देख लो ना, एक ट्रैकर कह रहा है, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर कह रहा है। ये कोई एजेंसी होने का कम चांस है, ये कोई कमेटी होने का कम चांस है, ये होगा तो कोई ना कोई डाटाबेस ही होगा। तो इस तरीके से आपको एप्टीट्यूड लगाना है इस क्वेश्चन पे। 42 देखते हैं क्या कह रहा है। द क्लाइमेट ग्रुप is an international non-profit organization that drives climate action by building large network and runs them. Okay, दूसरा देखते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी in partnership with a climate group launched a global initiative EP100. Okay, EP100 brings together lending companies and committed driving innovation, energy efficiency and increasing competitiveness while driving the emission reduction goal. Okay, तो अब देख लो दोस्तों, आपको ये लग रहा है, थोड़ा सा पॉसिबल लग रहा है कि ये काफ़ी बुकिश लैंग्वेज। अब देखो, आई डोंट नो व्हाट इज़ क्लाइमेट ग्रुप, और मैं इसको एजेंशन से बनाऊंगा, एज एप्टीट्यूड बनाऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो बड़ा स्टेटमेंट एंड बुकिश लैंग्वेज, यूपीएससी मैक्सिमम चांस ये सही करती है। सब इंडियन कंपनीज आर द मेंबर ऑफ EP100। ठीक है, ऐसा हो बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता है। कुछ इतनी सारी कंपनी है इंडिया में, कोई एक भी कंपनी तो हो सकता है EP100 का जो है वो मेंबर होगा। तो मैं 3-4 को मैं सही मानूंगा। तो 3-4 को मैं सही मानता हूँ ना, तो 2-3-5 ये कटेगा, या फिर ये होगा या फिर ये होगा। ओके, देखते हैं आगे। द इंटरनेशनल, आप 50-50 आए ना, 50-50 चांस में आप चांस में ले लो। अगर 50-50 पहुँच चुके हो ना, तो यू कैन टेक द चांस। तो अब ये देखते हैं। इंटरनेशनल एजेंसी इज एन सेक्रेटरी ऑफ अंडर 2 कोलिशन। तो ये स्टेटमेंट आपको गलत हो जाएगा कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसका जो है वो नहीं पड़ेगा। क्लाइमेट ग्रुप इसका क्या है, क्लाइमेट ग्रुप सर्व एज द सेक्रेटरीट अंडर 2 कोलिशन, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1-3-4। यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी जो है आपको बहुत कम, अगर करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 43, इफ़ रेन फॉरेस्ट, देखो यहाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। इफ़ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ द अर्थ, अगर रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अगर लंग्स है अर्थ का, और श्योरली वेटलैंड अगर किडनीज है, तो कौन सा फॉलोइंग जो है वो स्टेटमेंट सही है। क्या कह रहे, रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लंग्स है और वेटलैंड क्या है, किडनी है। आप बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। वाटर साइकिल इन वेटलैंड इन्वॉल्व द सरफेस रन ऑफ सबसॉइल पर्कुलेशन। ओके, एल्गी फ्रॉम न्यूट्रिएंट बेस्ड upon which the fish, crustaceans and molluscs, birds, reptiles, mammals thrive. Wetland play a vital role in maintaining sedimentation balance and soil stabilization. Aquatic plant absorb heavy metal and excess nutrients. दोस्तों किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी का फंक्शन है कि वेस्ट मटेरियल को जो है बॉडी से पास आउट करती है। मतलब इसका काम है फिल्टर करना इसका काम है। तो फिल्टर करना जब काम है, तो ये क्या कह रहा है, एक्वेटिक प्लांट एब्जॉर्ब द हैवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। तो यही होगा, बेस्ट यही होगा। 43 का डी होगा। ठीक है, 44 देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, 44 अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका तो खैर आंसर लगा हुआ ही है, 1 and 4 ही होगा। इसमें ये कह रहा है कि 24 आवर
PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड इतना इतना इतना, ठीक है। इन अ ईयर द हाइएस्ट लेवल ऑफ द ओजोन पोल्यूशन अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंसलेमेंट वेदर। ओके, आपको पता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये जो कह रहा है कि इंसलेमेंट वेदर, बिल्कुल ये गलत कह रहा है दोस्तों, क्योंकि ओजोन का लेवल जो है ना, वो पीक जो होता है वो आपको हॉट सनी के दौरान होगा, ठीक है। और इंसलेमेंट कंडीशन का मतलब ये होता है कि ड्यूरिंग द रेन क्लाउड एंड विंड। तो ये स्टेटमेंट आप काट दो, 2 काट दो, तो आप आ जाओगे 2 ऑप्शन पे, ठीक है। PM100 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड इंटर द ब्लड स्ट्रीम। PM100 क्या लंग बैरियर नहीं, PM100 कांट, PM2.5 PM2.5 जो है वो आपको आपके ब्लड स्ट्रीम में जाता है, बट PM100 जो है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता है, बल्कि PM100 एक लार्जर पार्टिकल होता है जो ये आपके रिस्पेक्टिव ट्रैक्ट के द्वारा ट्रैप हो जाता है। तो 3 तो नहीं होगा, चलो 3 का काट दो, तो 114 ही आता है। एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर द अस्थमा, ठीक है। एक्सेसिव ओजोन आ जाएगा तो वो आपको अस्थमा को ट्रिगर कर देगा। और ये जो स्टेटमेंट पहला वाला है, 24 आवर PM2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 म्यूजी मीटर क्यूब एंड एनुअल 2.5 जो है वो 15 जो है आपको माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से नहीं जाएगा। तो ठीक है, क्या होगा 45 देखते हैं क्या कह रहा है। विथ रेफरेंस टू द गुच्ची, ओके गुच्ची ये तो मतलब अलग ही क्वेश्चन आया था उस टाइम में। तो इट इज़ अ फंगस, इट ग्रोज इन सम हिमालय फॉरेस्ट, इट इज़ अ कमर्शियली कल्टिवेटेड इन अब इसको क्या ना, इसको मैं सीधा उनको स्किप कर दो, लेकिन इसका जो आंसर होगा ना, ये कमर्शियली कल्टिवेटेड नहीं है, ये लैब में ऐसा कल्टिवेट किया गया है ना, लैब में इसको कल्टिवेट करके देखा गया है, बट इट इज़ नॉट कमर्शियली कल्टिवेटेड, ठीक है। और इसका क्या होगा 1 और 2 होगा, 1 और 2। हम लोगों ने इसको लैब में कल्टिवेट किया है गुच्ची को, और ये एक्चुअली आपको कमर्शियली कल्टिवेट नहीं होता। कमर्शियली मतलब आप इसको कल्टिवेट करके फिर आप बेच रहे हो, तो लैब में हम लोगों ने इसको टेस्ट किया, और ये होता भी कहाँ पे है, ये आपको हिमालयन फॉरेस्ट एरिया में ये होता है। तो क्या होगा 1 2। और ये फंगस भी है, ऐसे भी फंगस है तो ये कहीं ना कहीं हिमालयन फॉरेस्ट एरिया में होगा, तो ये सही है, तो ये तो ऑलरेडी सही होगा। और ये कमर्शियली कल्टिवेट होता है या नहीं होता है ये देखना पड़ेगा। 46 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द पॉली इथैलिन टेरेप्थेलेट, ओके आई डोंट नो व्हाट इज दिस। अब इसके अलावा मैं इस क्वेश्चन बनाऊंगा। एंड यूज विच ऑफ द यूज ऑफ विच इज सो वाइड स्प्रेड इन आवर डेली लाइफ, एंड ठीक है, अब देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। इट इज़ फाइबर एंड कैन बी ब्लेंडेड विथ वूल cotton fiber and reinforce their properties, okay. Container made of it can be used to store any alcoholic beverage, ये कोई भी alcoholic beverage रख सकता है। तो ये हो गया आपको एक्सट्रीम स्टेटमेंट, एक्सट्रीम हो गया, ठीक है। बॉटल मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल इनटू अदर प्रोडक्ट, ठीक है, ये रिसाइकल हो सकता है। आपने पता ये थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक जैसा ही कुछ ऐसा लग रहा है, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक जैसा ही कुछ ऐसा लग रहा है, तो ये ठीक है, ये रिसाइकल हो सकता है, तो मैं इसको सही मानता हूँ, मैं इसको सही मानता हूँ। ये एक्सट्रीम स्टेट मैं इसको गलत मानता हूँ, तो 2 को गलत करता हूँ मैं। चलो ठीक है, मैं इन दोनों पे पहुँचा हूँ। आर्टिकल मेड ऑफ इट कैन बी इजिली डिस्पोज बाय द इनकंडीशन विदाउट कॉजिंग द ग्रीन हाउस इमिशन। अच्छा, अब एक चीज़ बताओ कि ग्रीन हाउस इमिशन नहीं होगा क्या? आप किसी भी प्रोसेस में अगर रिसाइकल के प्रोसेस में जाते हो, डेफिनेटली ग्रीन हाउस इमिशन तो होता ही है ना। तो 4 तो काट दो, क्या होगा 1 और 3। आई डोंट, अब मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बना दोस्तों ड्यू टू एप्टीट्यूड। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नॉट बर्ड, इसमें कह रहा है कि कौन सा बर्ड नहीं है, तो देखो गोल्डन मैसीर एक फिश है, क्या है, एक फिश है, तो ये तो इसका आंसर क्या होगा 47 का ए होगा। गोल्डन मशीन क्या है, एक फिश है। 48 देखते हैं क्या है। और इसमें कह रहा है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट कौन कौन सा है। दिस इज़ वेरी टफ क्वेश्चन, वेरी टफ क्वेश्चन। अल्फा अल्फा आपको आएगा ना, तो फिर भी आप कंफ्यूज कर जाओ कि 3 ऑप्शन अल्फा अल्फा का, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों मैं बताऊंगा, अल्फा अल्फा है, चिकपी है एंड क्लोवर है। 1 3 4। स्पिनाच नहीं है, कुल्फा नहीं है एंड अमरकंत नहीं है, तो क्या होगा 1 3 4। बायोरॉक टेक्नोलॉजी, ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है बायोरॉक टेक्नोलॉजी से लेकर के। देखो बायोरॉक टेक्नोलॉजी क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरीन कंजर्वेशन टेक्निक है एक्चुअली ये, जिसमें आपको कोरल रीफ को बचाने के लिए और उसके ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये आप टेक्निक यूज़ करते हो। इस टेक्निक में होता क्या है ना, आप समुंदर के पानी में एक लोहे या स्टील का स्ट्रक्चर मतलब रख देते हो, और उसमें आप बहुत कम इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है,
और उसमें क्या होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर चढ़ जाता है। तो एक्चुअली काम ही है इसका कि ये जो है आपको कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करते हो, उससे ग्रोथ को बढ़ाते हो। तो पहला ही ऑप्शन आ गया, रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना, बायोरॉक टेक्नोलॉजी इज रिलेटेड टू कोरल रीफ। ठीक है, 50 देखते हैं। मियावाकी मेथड वेरी फेमस, कहाँ पे? ये जापान में इस्तेमाल होता है। क्या होता है कि आप छोटे छोटे फॉरेस्ट उगाते हो कहाँ? अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, जहाँ पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सके, जहाँ एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो ये जापान से हम लोगों ने कॉपी किया है, और आई थिंक ये हैदराबाद में ऐसा किया गया था। तो क्या होगा इसका आंसर? इट क्रिएशन ऑफ मेनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज़। ठीक है, इसको याद रखना, मियावाकी एंड बायोरॉक टेक्नोलॉजी, ये याद रखना। 51 देखते हैं दोस्तों। इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 ये कह रहा है कि इसमें ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिजर्व सब्जेक्ट ना। अब रिजर्व कौन सा है? आपको पता है रिजर्व सीधा वाइसराय या गवर्नर जनरल का हाथ में रहता था, और ट्रांसफर जो है वो आपको ये बाद में जो इंडियन मिनिस्टर होते थे ना उसके हाथ में जाता था। ठीक है, आप देखो ये चीज़। एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस बिल्कुल। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नहीं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ना ये ट्रांसफर सब्जेक्ट में था। तो ये काटो, 2 काटो, 1, 3 एंड 4। लैंड रेवेन्यू बिल्कुल, पैसा वाला काम उन्हीं के पास जाएगा, और पुलिस वाला काम उन्हीं के पास जाएगा, और जस्टिस वाला काम उन्हीं के पास जाएगा। और जो ग्राउंड लेवल पे काम है ना, जैसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला काम हो गया, और भी बहुत सारे काम हो गए, तो वो कहाँ जाएगा, किसके हाथ में जाता था? वो जाता था इंडियन मिनिस्टर के हाथ में। ठीक है, 1, 3, 4। 52 कह रहा है फनम क्या था? फनम एक कॉइन था, कॉइन है दोस्तों, इट इज़ अ कॉइन एंड इट इज़ वेरी फेमस इन विजयनगर एम्पायर में। मेरे ख्याल से ये फनम जो है फेमस है। विजयनगर एम्पायर का कोई कॉइन है, कॉइन का कोई हिस्सा होता है एक्चुअली, 1/10 या 1/4 ऐसा कुछ हिस्सा है इसका फनम। तो क्या होगा दोस्तों? कॉइन्स होगा। 53 देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि गदर पार्टी से कौन कौन एसोसिएटेड है? बरिंदर कुमार घोष एंड जोगेश चंद्र चटर्जी, ये दोनों अनुशीलन समिति से रिलेटेड है दोस्तों, अनुशीलन समिति से रिलेटेड है। और रास बिहारी बोस ना, ये है गदर पार्टी से रिलेटेड। तो क्या होगा? ओनली 3। 54 देखते हैं। क्रिप्स मिशन को लेकर के क्या कह रहा है स्टेटमेंट? द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वुड हैव मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट। अच्छा नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, अब याद रखना। क्रिप्स मिशन में ऐसा कहा गया था कि जो प्रोविंशियल असेंबली से होंगे ना, प्रोविंशियल असेंबली से वो इलेक्टेड होंगे, और प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेटेड होंगे। ये गलत है। अब इसमें ये कह रहा है कि एनी प्रोविंस विच इज़ नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव राइट टू साइन द सेपरेट एग्रीमेंट विद। अब क्या है ना कि अब मतलब कोई भी प्रोविंस है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन उनको नहीं बनाना है, वो अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो ब्रिटिश के साथ वो साइन करके, वो एक सेपरेट एग्रीमेंट साइन करके वो अपने स्टेटस की बात कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। ये आपको आप इसको देख सकते हो, ये आपके स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? 54 का बी होगा। 55 पे देखते हैं। वेरी टफ क्वेश्चन, इसको आप स्किप कर दो, इसको आप स्किप कर दो। इसका आंसर क्या होगा? मैं फ्री बता देता हूँ, 24 होगा। ठीक है, इसमें कह रहा है जेएन टेक्स्ट कौन सा है? 56 हिस्टोरिकल पर्सन नोन एज आर्यदेव जैन स्कॉलर। नहीं, आर्यदेव जैन स्कॉलर नहीं थे दोस्तों, आर्यदेव एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर। दिगनाग बुद्धिस्ट स्कॉलर बिल्कुल सही है। नाथ मुनि वैष्णव स्कॉलर, बिल्कुल ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि ये अलवर थे। अलवर वो लोग होते हैं जो विष्णु को मानते हैं, और इन्होंने एक बुक लिखा था जो बहुत फेमस किताब है, क्या किताब का था? नालायिरा दिव्य प्रबंधन। हाँ, नालायिरा दिव्य प्रबंधन, दिव्य प्रबंधन। इसको तमिल वेद भी कहते हैं। तमिल इन नाथ मुनि ने लिखा था। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 2 पेयर। 56 का सी होगा। ओके, अब देखते हैं मंगोल को लेके कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओके, फर्स्ट मंगोल इन्वेजन इन इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रीन ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। नहीं दोस्तों, आपको इल्तुतमिश के समय में ही दिख जाता है मंगोल। आप भारत का वैसे मैप बनाओगे ना,
मंगोल यहाँ आ चुका था। खैर कितना घटिया मैप बनाई है, मैं फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ। इस एरिया में मंगोल आ चुका था, ठीक है। तो इल्तुतमिश के समय, तो ये गलत हो गया। ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन ऑफ द मंगोल असॉल्ट मार्च टू दिल्ली एंड बिसीज द सिटी। हाँ, स्टेटमेंट सही है, दिल्ली तक वो मंगोल पहुंच चुके थे। मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पोररी लॉस द पोर्शन ऑफ नॉर्थ वेस्ट टू किंगडम मंगोल। नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि वो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने नॉर्थ वेस्ट किंगडम को जो है वो मंगोल को खो दिया था। नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऐसा कोई कभी ऐसा हुआ नहीं, मतलब किसी बुक में ऐसा मेंशन भी नहीं है। तो क्या होगा, ओनली 257 का 2। ठीक, अब देखते हैं 58 देखते हैं। विथ रिफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, खुला देरन। देखो दोस्तों, खुला देरन क्या था ना, कि सल्तनत के समय में ना लोग एक पॉइंटेड कैप पहनते थे, और पॉइंटेड कैप मतलब आप कह लो ना ऐसे करके पॉइंटेड कैप है, इसी को कुला कहते थे, इसी को कुला कहते थे, ठीक है। तो ये जो था ना, ये सैयद्स लोग थे। कौन थे? सैयद्स थे। ओके, 59 देखते हैं। डच स्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउसेस ईस्ट कोस्ट लैंड ऑन ग्राउंड। गजपति रूलर ने ईस्ट को, गलत है स्टेटमेंट। डच स्टैब्लिश देयर फैक्ट्री कहाँ पे? मसूलीपट्टनम। सबसे पहली बात मैं एक चीज़ यहाँ पर बताता हूँ, पहले कौन आए थे? पुर्तगीज़, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच। तो इसको आप PDF करके भी याद कर सकते हो। पहला पुर्तगीज़, फिर डच, लास्ट में फ्रेंच, ठीक है। तो पुर्तगीज़ पहला, कैलिकट, डच मसूलीपट्टनम, इंग्लिश सूरत, या फिर कह लो मसूलीपट्टनम 1612 के आसपास, और फ्रेंच मसूलीपट्टनम, ठीक है, 1668 में। तो क्या होगा, डच क्या होगा, मसूलीपट्टनम में उन्होंने इस्टेब्लिश किया था, पुलिकट में इस्टेब्लिश किया था। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। गजपति रूलर जो है उन्होंने ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं बनता है गजपति रूलर और डच का। अल्फोंसो दी अरबोकी कैप्चर गोवा फ्रॉम, वन कार्ड दो ना, वन कार्ड दोगे तो आंसर आ ही जाएगा 2 3। अल्फोंसो दी कैप्चर गोवा, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा कि अल्फोंसो अरबोकी जो है गोवा को कैप्चर किया था फ्रॉम बीजापुर सल्तनत से। ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश फैक्ट्री एट मद्रास ऑन अ प्लॉट ऑफ लैंड लीज फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विजयनगर एम्पायर। जी हाँ, स्टेटमेंट ये सही पड़ेगा आपको कि सेंट जॉर्ज करके, सेंट फोर्ट जॉर्ज भी उन्होंने बनाया था, तो इन्हीं को गिफ्ट मिला था, लीज पे मिला था आप कह सकते हो, तो फिर उन्होंने ये बनाया था, ठीक है। 60 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं तो कहूँगा इसको भी स्किप कर दो आप। अब कौटिल्य अर्थशास्त्र से ये कौन सा मतलब कि कहाँ पढ़ोगे ये चीज़, आप कहाँ पढ़ लोगे, ठीक है, फिर भी देखते हैं। अ पर्सन कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ, इसका जो UPSC ने आंसर की दिया है ना, वो 2 और 3 दिया है, ठीक है। तो इसका देख लो कि इफ़ अ पर्सन स्लेव बोर्ड हर मदर अ सन सी वॉज लीगली फ्री, मतलब किसी स्लेव से अगर बेटा हो गया ना तो वो लीगली फ्री हो जाता था। अगर किसी फीमेल स्लेव से बेटा हुआ है और उन्होंने मास्टर ने उन्हें परवरिश किया है, तो वो आगे चल करके जो है लीगल स्टेटस जो है मास्टर के सन का होल्ड करता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। और पर्सन जो है कुड बी स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट, मतलब ऐसा है कि किसी को आप अगर न्यायिक दंड के रूप में गुलाम या फिर कह लो कि दास बनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब किसी ने गलती किया है तो उसको दंड मिला, तो ठीक है, तो उसको दंड ये मिलता था कि आप ना गुलाम बन जाओ, आप दास बन जाओ। तो ये स्टेटमेंट UPSC ने स्टेटमेंट को गलत किया है। बट आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च ना, जहाँ तक मैंने देखा है ना, लॉट ऑफ रिसर्च, ये स्टेटमेंट भी सही होता है दोस्तों। बट UPSC ने इसका 2 और 3 दिया, तो हम UPSC के साथ जाएंगे, तो 2 और 3 के साथ जाएंगे। तो हम लोगों ने 41 to 60 कर लिया दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्लास में 61 to 80 करेंगे।